कि संभव हो तो सुनो आज यह इस वंशज की वाणी है, बलिदान तुम्हारा बोल रहा, यह गिरा अमर कल्याणी है। तो हिंदी माध्यम से इस परीक्षा को पास करना ये एक जुनून सा हो गया था। सभी को इस परीक्षा में कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। सभी की अलग अलग कहानी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए कि आपका अगर हिंदी माध्यम है तो सिर्फ हिंदी की किताबें पढ़नी है। और उस समय वो हॉस्पिटल में थे, उनकी मृत्यु से 1 सप्ताह पहले की बात है। और नीरज जी उस समय लखनऊ जाने की बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी पेंशन निकलवानी थी। सुबह दिन भर में पढ़ लिया और रात को अगर 2 घंटे लिख लिया तो वो एक तरह से अच्छा रिवीजन हो जाता था, बातें आसानी से याद हो जाती थी और वो राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती थी। पेन ले लीजिए, हाइलाइटर, उसके साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए, अगली बार पेंसिल के साथ कर लीजिए। बार बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं हिंदी मीडियम की जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन काम का कुछ भी नहीं है। तो कई बार ऐसा हुआ कि टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है तो बहुत ज़्यादा खाना भी छोड़ना पड़ा कई बार, कि खाना शाम को खाया। जो कोचिंग्स थी वो समय बहुत ले रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए कोचिंग में। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को ज्ञात है कल यूपीएससी सीएससी 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और आप सभी लोग जानते हैं मोटिवेशन फैक्ट्री पर हम लगातार आपको यूपीएससी टॉपर्स और एसएससी टॉपर्स से मिलवाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ साझा करते हैं, उनकी जर्नी साझा करते हैं ताकि आप सभी लोग मोटिवेट रह सकें अपनी जर्नी में और बहुत कुछ सीख सकें। तो इसी कड़ी में आज की वीडियो में हमारे साथ कृतिका मिश्रा मैम है। इन्होंने अभी यूपीएससी सीएससी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 66 हासिल करी है। इनकी जर्नी की खास बात ये रही, हिंदी मीडियम में तो इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है और इन्होंने कहीं पे कोई कोचिंग नहीं ली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं लगातार बहुत सारे एस्पिरेंट्स दिल्ली, मुखर्जी-नगर, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर जाते हैं, लाखों एस्पिरेंट्स की वहाँ पर भीड़ है। एक घर पे रह के तैयारी करी, सारी तैयारी इनकी सेल्फ स्टडी से रही है यूट्यूब के माध्यम से। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर और इस अचीवमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? रिजल्ट के दिन के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा रहा पूरा दिन? बहुत बिजी रहा, बहुत खुशी का क्षण है। मुझे लग रहा है कि मेरे माता पिता को जितनी खुशी हुई है इस रिज़ल्ट के बाद, वो मेरे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। और हिंदी माध्यम से पहली रैंक आई है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। हिंदी के प्रति मैंने अभी तक जो कार्य किया, हिंदी से जितना शोध किया और हिंदी से जो कुछ भी सीखा और जितना एफर्ट दिया, हार्ड वर्क दिया, उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ओके मैडम, जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला कि हम आपकी सारी स्ट्रेटजी को जानेंगे ताकि जो नए बच्चे आने वाले हैं वो बहुत कुछ सीख पाएँ आपकी जर्नी से। हिंदी माध्यम के जो छात्र उनके मन में एक डर रहता है कि हिंदी माध्यम से बहुत कठिन होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। उससे पहले मैं आपके बचपन के बारे में थोड़ा जानूंगा, आपका बचपन कैसा रहा और आपके फैमिली में कौन कौन है, आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? फैमिली में मेरे पापा हैं, वो लेक्चरर हैं, मम्मी एलआईसी में है और मेरी छोटी बहन है मुदिता मिश्रा। इन तीनों का ही बहुत सपोर्ट रहा। फैमिली सपोर्ट के बिना सफलता संभव नहीं होती। मेरी जो एजुकेशन है वो बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में हुई। वहाँ सभी गुरुजन का बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ, स्पेशली हमारे प्रधानाचार्य जी डॉक्टर अंगद सिंह जी। अनुशासन और समय के साथ समय पर कार्य करना, किसी कार्य को अधूरा न छोड़ना, ये सब कुछ वहाँ से ही सीखने को मिला। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो एक ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो उस स्कूल में सुनिश्चित किया गया। उसके बाद जो हिंदी के प्रति मेरा रुझान है उसमें भी कहीं ना कहीं मेरे विद्यालय का बहुत बड़ा हाथ है। और विद्या भारती के माध्यम से हम जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें किस तरह गौरव का भाव जगा सकें, उनमें कार्य, शोध और अपने जीवन को किस तरह से बना सकें, उसका एक प्रक्रम चल रहा है। और मुझे खुशी है कि मुझे भी उसका अंश बनने का सौभाग्य मिला और फिर ये सफलता मिली। मैं पहले ये पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपकी भाषा शैली है, बहुत शुद्ध हिंदी में आप बात कर रहे हो, लेकिन अमूमन ये देखा नहीं जाता है सोसाइटी में। इंग्लिश का बहुत प्रचलन है। अगर जो इंग्लिश में बात करते हैं एस्पिरेंट या स्टूडेंट, उनको बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, हिंदी को उस तरीके से नहीं देखा जाता। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ, कभी आपको भी ऐसा सामना करना पड़ा इस चीज़ का? हाँ, निश्चित रूप से सोसाइटी के बीच में जब हम रहते हैं तो इस तरह की बातें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो गुलामी के अंश हैं जो भारत की जनता के बीच आज भी उपस्थित हैं, हमें उन्हें त्यागना है। अमृत काल के दौरान भारत की जनता की ये भूमिका होनी चाहिए और ये दायित्व होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो गुलामी के अंश भाषा के रूप में, जीवन शैली के रूप में आज हमारे बीच
उपस्थित हैं उन्हें दरकिनार करते हुए अपनी भारतीयता को गर्व के साथ स्वीकारें। और भाषा उसका सबसे बड़ा माध्यम है, संस्कृति का आधार भाषा होती है, इसलिए भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाते हुए इस तरह की बड़ी परीक्षाएं, साइंस की तैयारी हो, अभी जैसे कि AICTE ने बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा दिए हैं। ये भारत सरकार में ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रक्रम चल रहा है कि अमृतकाल में भाषा और भारतीय भाषा को उसका जो स्थान है वो उपलब्ध कराया जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। भारतीय भाषा से माध्यम रखते हुए IAS बनना, उच्च रैंक लाना, ये बहुत सौभाग्य की बात है और आगे ये और बढ़ेगा। जैसे जैसे ऑनलाइन माध्यमों से भारतीय भाषाओं के लिए कंटेंट अवेलेबल हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमें और उज्जवल भविष्य देखने को मिलेगा। अभी अगर आपके आगे की पढ़ाई लिखाई की बात करी जाए, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया और करंट में अभी आपका क्या चल रहा है? ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के साथ था और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी विषय था, हिंदी साहित्य। और JRF की परीक्षा भी मैंने हिंदी साहित्य से उत्तीर्ण की है, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट थी सौभाग्य से। और उसके बाद अभी PhD में एडमिशन लिया है कानपुर यूनिवर्सिटी में, तो हिंदी साहित्य विषय के साथ ही वो भी चल रहा था। आपके UPSC की तैयारी की बात करी जाए, UPSC का कब आपने सोचा, कब से तैयारी स्टार्ट करी? जैसा कि होता है कि बहुत बचपन से बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, उनके पेरेंट्स उनको बचपन से उस तरीके से उनका पालन पोषण कर रहे थे कि इसको IAS बनाना है। ऐसा कुछ आपके साथ भी था या फिर आपको कब मतलब ये बीज कब डाला गया आपके दिमाग में कि IAS कुछ होता है, IAS बनना है, कहाँ से पता चला? शुरुआत से मेरी एकेडमिक्स के बजाय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी। कोई ऐसा नहीं था कि हमको एकेडमिक्स में ही जाना है। इवन मेरे साथ ये होता था कि क्लास में मतलब महीने में ऐसा होता था कि कम से कम 5 से 6 प्रतियोगिताएं होती थी जिसमें मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिलता था। तो एकेडमिक्स उतना मेरे सेंटर में नहीं था, हालांकि उसमें परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है। तो उसके बाद एक प्लेटफॉर्म जब हमने खोजा कि कौन सा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके माध्यम से कुछ सोसाइटी में कार्य किया जा सकता है इम्पैक्टफुल, तो मुझे लगता है कि ये UPSC मुझे सबसे सूटेबल लगा। और सन 2020 के आसपास शुरुआती महीनों में ही मेरी तैयारी शुरू हुई सिंसियरली, और मैंने ऑनलाइन माध्यमों से बहुत सारे जो सोर्सेज हैं, क्योंकि कोविड भी उस समय आ गया था, तो वो एक तरह से पॉजिटिव रहा मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पहले उपलब्ध नहीं होती थी वो ऑनलाइन मिल गई उस समय। टेलीग्राम ने बहुत सहयोग किया। और उसके बाद 2021 का जो अटेम्प्ट था उसमें इंटरव्यू तक पहुंचने का अवसर मिला, तो उससे और एक बूस्ट मिला और 2022 में फिर ये सफलता मिली। आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था, राइट? आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। अगर आपकी अब तैयारी की बात करिए, शुरुआती तैयारी आपने कैसे करी? और एक एस्पिरेंट जब सोचता है कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, UPSC की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले तो उसके सामने बहुत बड़ा एक सिलेबस होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग स्टेज के एग्जाम देने पड़ते हैं, प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो उसको तैयारी के लिए कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, कोचिंग के बारे में वो सोचता है, या फिर अलग अलग रिसोर्सेज उसको यूज़ करने पड़ते हैं। तो शुरुआती गाइडेंस आपको कैसे मिला? और शुरुआत में जब आपके मन में भी वो कन्फ्यूज़न आए होंगे कि मुझे तैयारी करना है, मुखर्जी नगर जाना है, फिर कैसे तैयारी करनी है, वो शुरुआती दौर के बारे में थोड़ा बताओ। कैसे सेटअप बनाया कि आप टेबल तक पहुँचे और 10-10 घंटे आपने वहाँ पढ़ाई करी? सबसे पहले तो एक स्ट्रैटेजी तैयार की, उसके लिए मैंने बहुत सारे टॉपर्स के टॉक देखे, और एक स्ट्रैटेजी जब बन गई उसके बाद मैंने लगभग 2-3 हफ्ते ORN और मुखर्जी नगर के सारी शॉप्स के बहुत चक्कर लगाए, वहाँ से मटेरियल इकट्ठा किया। NCERTs मेरे पास थी पहले से, तो NCERTs को बेस बनाया और फिर सारा मटेरियल ख़रीद करके जो फ़ोटो कॉपीज़ रहती हैं उनको फिर पढ़ना शुरू किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि गलत मटेरियल हाथ लग गया, समय उसमें गया, ख़राब हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे करते हुए एक लाइन बन गई और फिर एट लास्ट आपने मुखर्जी नगर आप गए, करोल बाग गए, आपने मटेरियल वहाँ से इकट्ठा किया, फिर आप घर वापस आ गए। आपने कोचिंग का क्यों डिसीजन नहीं लिया? कोचिंग पे ईजी रहता? अनअकैडमी के इस बार 333 रैंकर्स हैं, मतलब हर 3 में से 1 रैंकर्स अनअकैडमी से है। अगला सपना आपका भी पूरा हो सकता है। आपके सपने को पूरा करने के लिए चाहिए सही गाइडेंस, और सही गाइडेंस के लिए चाहिए सही एजुकेटर्स, सही समय और सही प्रोसेस। ये सब आपको मिल रहा है 25 मई से शुरू होने वाले आरंभ बैच में। ये 1 साल के लिए है और फाउंडेशन बैच 2 साल के लिए है। यहाँ आपको दिग्गज एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, मुरनाल पटेल सर, अवध ओझा सर, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा सर, सुदर्शन गुर्जर सर और भी बहुत सारे अन्य एजुकेटर्स। आपके लिए है खुशखबरी, अब आपका IAS IPS बनने का सपना हुआ और भी आसान। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है हर सब्सक्रिप्शन पर।
आप हमारा कोड यूज़ करें MFYT10 और अभी परचेज करें अनअकैडमी का नया सब्सक्रिप्शन। नहीं, मेरे लिए मुझे लग रहा था कि घर में रह कर के पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हिंदी माध्यम में एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो कोचिंग्स थी वो समय बहुत ले रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए कोचिंग में। मुझे लगा कि एकेडमिक्स भी साथ में रखनी है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, साथ में PhD करनी थी और JRF का एग्ज़ाम देना था। तो कहीं भी मुझको ये नहीं था कि जंप करना है या छोड़ देना है एकेडमिक्स को, तो सब कुछ साथ लेकर के चलना था, इसलिए मेरे लिए मोस्ट सुटेबल था कि घर से ही तैयारी की जाए। अभी आपने बात मेंशन करी कि आपने टेलीग्राम का बहुत यूज़ किया, यूट्यूब का बहुत सहारा लिया। सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्शन का भी एक माध्यम है। वहीं पे आपकी पढ़ाई भी चल रही है, वहीं पे तमाम चीज़ें और भी हैं। इंटरटेनमेंट को लेकर बात करी जाए तो आप पढ़ भी वहीं रहे, वो दो धारी तलवार के रूप में आप देख सकते हो कि पढ़ाई भी उसी में करना है, टैबलेट हो या इंटरनेट पर पढ़ाई कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन भी वहीं पर है। तो उसको कैसे मैनेज किया और सोशल मीडिया का कैसे उपयोग किया आपने? ये अनुशासन खुद पे रखना होता है और मेरे साथ ये था कि मेरा लैपटॉप था तो उसमें कोई सोशल मीडिया अकाउंट मेरा ओपन ही नहीं रहता था, मेरा व्हाट्सएप भी उसमें नहीं था, तो लैपटॉप के माध्यम से ही मैंने सिर्फ टेलीग्राम को रखते हुए और जो आवश्यक है उसी को देखना। बाकी दिन भर में अगर आप रात में जब पूरा आपका शेड्यूल ख़त्म हो जाता है, एक बार अगर आप रिव्यू कर लेते हैं कि दिन में कहीं कोई घंटा इधर उधर बर्बाद तो नहीं हुआ है, तो अगले दिन से वो सुधार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं हार नहीं माननी है, कहीं अगर आपसे ऐसा हो रहा है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा कहीं चला गया तो आप उसको अगले दिन सुधार करने की कोशिश करो कि अब आगे से नहीं करेंगे। ओके। आपके इस तैयारी के दौरान एक फ्रेंड सर्कल भी होता है जहाँ पे आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ करते हो, आप अपने खेल कूद भी होता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, घूमना फिरना भी है दोस्तों के साथ। वो चीज़ें आपकी कैसे रहीं? आप बिल्कुल अकेले आप तैयारी में जुटे रहे या फिर ये एक्टिविटीज़ भी आपने करी? नहीं, मेरे साथ बस फैमिली का सपोर्ट था। फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फैमिली के साथ ही बात करना, उनके ही साथ सारी एक्टिविटीज़, तो मेरा पूरा समय फैमिली के साथ ही जाता था। आपकी डिटेल स्ट्रेटजी पर आने से पहले मैं आपके रूटीन को जानना चाहूँगा। एक UPSC एस्पिरेंट्स जो हिंदी मीडियम में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आता है, घर से तैयारी करता है, उसका रूटीन कैसा रहता है? सुबह जब खड़े होते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद पूरा दिन कैसा जाता है उसका? मेरे साथ ये रहता था कि मेरे वीकली टारगेट होते थे और रोज़ सुबह उठ करके मेरी डायरी थी, तो उसमें जो भी टारगेट होता था दिन भर का, उसको फिर मैं आवरली डिसाइड कर लेती थी कि इतने घंटे में करना है, इतने घंटे में करना है। तो कई बार ऐसा हुआ कि टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है तो बहुत ज़्यादा खाना भी छोड़ना पड़ा, कई बार कि खाना शाम को खाया। तो ये तो थोड़ा डेडिकेशन के साथ अगर हम टारगेट सेटिंग के साथ कार्य करते हैं तो, और पोमोडोरो टेक्निक है उसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत हेल्प किया। आप 50 मिनट्स का एक पोमोडोरो सेट कर लीजिए, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, तो इस तरह से अपने टारगेट को पूरा करिए, वही की है सक्सेस के लिए। अब आपकी स्ट्रेटजी पर हम आते हैं। पहले प्रीलिम्स का सामना करना पड़ता है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे आपने तैयारी करी, या फिर इसकी एक साथ तैयारी होती है, मेंस वगैरह सब एक साथ पढ़ना पड़ता है, या फिर पहले प्रीलिम्स को आप पार करने के लिए प्रीलिम्स की तैयारी करते हो? कैसे करा आपने? तीनों की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, मतलब प्री, मेंस और इंटरव्यू। मेरे नोट्स भी कॉम्प्रिहेंसिव थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्री के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है या मेंस के लिए इतना पढ़ना है। मेरे शॉर्ट नोट्स थे और वो रिवाइज़ करने में बहुत आसान थे, तो मैंने पूरा फोकस पहले ये रखा कि जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है उसको शॉर्ट नोट में कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि, क्योंकि देखिए मेंस में आपको कोई छुट्टी नहीं मिल रही है, सारे पेपर्स हो रहे हैं लगातार, तो आपके पास जितना कॉम्प्रिहेंसिव और जितना एक तरह से सटीक छोटा से छोटा शॉर्ट नोट होगा वो आपको हेल्प करेगा। तो मैंने अपनी पूरी तैयारी, बेसिक बुक्स सभी पढ़ते हैं, लेकिन वो जो शॉर्ट नोट्स मेरे थे उन्होंने बहुत हेल्प किया तीनों ही स्टेजेस में। बुक्स कौन से रहे? बुक्स का बहुत कन्फ्यूजन होता है, जैसा कि शुरुआत में आपने बोला कि गलत किताबें पहले हाथ लग गई तो समय बर्बाद हुआ। तो किताबें आपकी कौन सी रहीं, क्या क्या रिसोर्सेज रहे? क्योंकि बच्चे शुरुआत में यही करते हैं, जो आपके साथ भी हुआ कि बहुत सारी किताबें खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसका पहले लाइब्रेरी बना लेते हैं पूरे रूम को, फिर पढ़ नहीं पाते हैं वो। तो कौन सी किताबें आपने यूज़ करी? NCERTs बेस हैं, उसके बाद बेसिक बुक्स सभी जानते हैं, लक्ष्मीकांत है जैसे हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, तो आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सारे टॉपर्स कहते हैं और यही की है कि आप एक बुक को लीजिए और उसको बार बार रिवाइज़ करिए, और वो बुक सही होनी चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं हिंदी मीडियम की जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन काम का कुछ भी नहीं है, तो आप अच्छे से अच्छे जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ करिए, उनको ढूंढिए, टॉपर्स की बात सुनिए कौन क्या यूज़ कर रहा है, और उसके बाद उसको शॉर्ट नोट में अगर आप तैयार कर सकते हैं
तो वो करिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए और फिर आसान पड़ता है। आप आपके मीडियम की बात मैं फिर से करूंगा। हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स बहुत सारे यूपीएससी के लिए अब जाते हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन रिजल्ट उस तरीके का हिंदी मीडियम का नहीं आता है। आपने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए आप क्या कहोगे? कभी आपके मन में भी ऐसा डर आया कि हिंदी मीडियम से बहुत मुश्किल है, हिंदी मीडियम से मतलब हिंदी मीडियम से तैयारी करना, मुखर्जी हम जा नहीं रहे हैं, घर से तैयारी कर रहे हैं तो और ज़्यादा मुश्किल होगा, कैसे रहा पूरा ये? हिंदी माध्यम के साथ सबसे बड़ी समस्या मटेरियल की आती है। इसके लिए मैंने यही निकाला कि इंग्लिश मीडियम का मटेरियल लिया। अगर वो पीडीएफ में है तो कुछ साइट्स हैं जहाँ पर आप पीडीएफ को ही पूरा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो मैंने उसका प्रयोग किया। बाकी जहाँ पर थोड़ी समस्या हुई मैंने इंग्लिश मीडियम का मटेरियल पढ़ा। और आप मेंस में भी अगर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश की तो उसको ब्रैकेट में आप हिंदी में लिख दीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मटेरियल आपको जहाँ से भी जो भी अच्छा मिल रहा है उसको यूज़ करना चाहिए, और ये लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए कि आपका अगर हिंदी माध्यम है तो सिर्फ हिंदी की किताबें पढ़नी है, ये बात ध्यान रखनी है। अभी अदर उसके पेपर की बात कर रही है, आगे के जो पेपर है, सी सेट भी होता है, जैसे प्रीलिम्स में सी सेट होता है, उसके लिए आपने कैसे तैयारी करी? ऑप्शनल के लिए आपने कैसे तैयारी करी? सी सेट में मेरा थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग था स्कूलिंग की वजह से, तो सी सेट में तो सही रहा। एनटीएससी का भी एग्ज़ाम दिया था तो वो मेरी रीजनिंग वगैरह की अच्छी तैयारी थी, मैथ्स की, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं हुई। दूसरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था, तो उसके अच्छे नोट्स हैं, आप किसी कोचिंग के ले सकते हैं। उसकी फ़ोटो कॉपीज़ में मिलती है, नहीं तो आप इनरोल भी कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो उपलब्ध करवाती हैं। और बाकी मेरा एमए क्योंकि हिंदी में था तो मुझको उतनी समस्या वहाँ भी नहीं हुई, तो आसानी से तैयार हो गया। अभी अगर रिवीजन की बात करिए, इतना बड़ा सिलेबस है, उसको बार बार पढ़ना है, कैसे रिवीजन कैसे करते थे? आप पिछला भूल जाते थे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि पढ़ लिया भी वो भूल जा रहे हैं, आगे का पढ़ रहे हैं फिर वो भूल जा रहे हैं, कैसे रिवीजन साइकिल कैसा रहता था आपका? रिवीजन के लिए माइंड को तैयार करना पड़ता है, तो आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। कभी जैसे कोई पेन ले लीजिए, हाइलाइटर, उसके साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए, अगली बार पेंसिल के साथ कर लीजिए, बार बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जब एक ही बात को आप बार बार रिवाइज करते तो फिर थोड़ा कंसंट्रेशन कम होने लगता है। लेकिन वहाँ पर मुझे लग रहा है माइंड को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। अभी अगर आपके मोटिवेशन की बात करी जाए, इस तैयारी में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपने बताया आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम था, आप फैमिली में घर पे ही आप रह रहे हो, लगातार पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे कि कैसे अपने आप को तैयार रखते थे कि नहीं मुझे तैयारी करनी है? पहले अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, 10 नंबर से रह गया, फिर कैसे आपने तैयारी आगे करी? मेरे मोटिवेशन के लिए मेरे मम्मी पापा का सहयोग रहा है, और शुरुआत से ही हिंदी के प्रति थोड़ा एक मेरा रुझान रहा है, तो हिंदी माध्यम से इस परीक्षा को पास करना ये एक जुनून सा हो गया था। तो मुझे लग रहा है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसी के कारण रोज़ सुबह उठ करके फिर दिन भर की पढ़ाई होती थी। तो हिंदी माध्यम मेरे लिए एक मोटिवेशन का कारक रहा है इस तरह से। मीडियम को ही आपने वो बना लिया, एक टारगेट सेट कर लिया, मुझे हिंदी मीडियम से ही निकालना है। बहुत सही। अभी जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हिंदी माध्यम वाले छात्र देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? किसी भी तरह से निराश मत होइए, किसी की बातों में मत आइए। आपको रिज़ल्ट देखकर भी अगर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम पिछड़ रहा है, तो भी अपना आप मोटिवेशन बनाए रखिए, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप सफलता हासिल करेंगे अपने माध्यम में। और जहाँ तक हिंदी की बात है, तो हिंदी एक बहुत शोधित और बहुत सारे बलिदानों से युक्त भाषा है। चाहे हम निराला जी को देखें, जयशंकर प्रसाद जी को देखें, उनके जीवन को देखें, अभी वर्तमान में नीरज जी को देखें। मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम क्षणों में मुझे कुछ प्रोफेसर सर के साथ उनसे मिलने का अवसर मिला, और उस समय वो हॉस्पिटल में थे। उनकी मृत्यु से 1 सप्ताह पहले की बात है, और नीरज जी उस समय लखनऊ जाने की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी पेंशन निकलवानी थी। तो ये वो स्थिति है जो साहित्यकार, हिंदी को अपना सब कुछ देने वाले लोग फेस कर रहे हैं, उन्होंने फेस किया है। तो वो जो संघर्ष है, जो बलिदान है, उसको हम ही लोगों को आगे बढ़ाना है, उसकी लाज हम ही लोगों को रखनी है। जैसा कि कुछ पंक्तियाँ भी हैं कि संभव हो तो सुनो आज यह इस वंशज की वाणी है, बलिदान तुम्हारा बोल रहा, यह गिरा अमर कल्याणी है।
तो वो है भारत की भाषा, भारत की हिंदी भाषा। तो किसी तरह की निराशा को मन में मत लाइए, पॉजिटिविटी के साथ कार्य करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और भारतीय भाषा माध्यम से मिलेगी तो वो एक दोगुनी खुशी की बात होगी। अभी मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा, आपकी स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट छूट रहे हैं। जैसे आंसर राइटिंग की बात कर ली जाए, आंसर राइटिंग को कैसे मजबूत किया, किस तरीके से आपने सारी चीज़ें करी? देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं बन पाया कि अपने नोट्स अलग बनाए जाएं और आंसर राइटिंग अलग की जाए। तो मैंने किया ये कि कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा और पढ़ने के बाद जैसे बुकलेट्स होती थी जो करंट अफेयर्स की रहती हैं बाज़ार में, या फिर ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको लीजिए, पढ़िए और उसको फिर कंसाइज वे में एक जगह लिख लीजिए। वही आपके नोट्स होंगे और वही मेरे लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी। जैसे सुबह दिन भर में पढ़ लिया और रात को अगर 2 घंटे लिख लिया तो वो एक तरह से अच्छा रिवीजन हो जाता था, बातें आसानी से याद हो जाती थी और वो राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती थी। तो मेरे वो नोट्स ही मेरे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी। और सारे नोट्स बनाने की बहुत सारे एस्पिरेंट्स की ट्रिक्स होती है कि वो छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, कोई स्टिकी नोट्स बनाते हैं, कोई अपने अलग कॉपीज़ कर लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। आप नोट्स कैसे बनाते थे? हाँ, मेरे सब सब्जेक्ट्स की अलग अलग कॉपीज़ थी और उनमें मैंने कॉपीज़ क्या थी, फाइल्स थी, उनमें A4 साइज़ पेपर्स में मैंने सारे नोट्स बुलेट पॉइंट्स में ही लिखे हुए थे। अगर आपके रूम्स की बात करी जाए, रूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको 10-10 12 घंटे वहीं पे पढ़ाई करनी है। वो आपका युद्ध क्षेत्र है जहाँ पे आपको लड़ना है। तो रूम कैसे आपने सजा के रखा था? अगर मैं मुखरी नगर में देखता हूँ लगातार एस्पिरेंट्स अपना मैप लगा लेते हैं, मोटिवेशनल चार्ट्स लगा लेते हैं, बहुत अच्छे से उसको सजा के रखते हैं। आपका रूम कैसे होता था और मोटिवेशनल कोट्स आपने कौन से लगा के रखे थे? नहीं, कोट्स वोट्स तो मेरे रूम में नहीं थे। अब बहुत ही सिंपल सा रूम है, ऐसा कुछ नहीं था जैसा मुखर्जी नगर में होता है। बस एक टेबल है और एक बेड है। तो मेरी पढ़ाई टेबल से ज़्यादा बेड पे ही होती थी क्योंकि बहुत सारी बुक्स एक साथ खोलते थे। तो बाकी बहुत सिंपल था, कोई ऐसा मेरा रूम का नहीं था। अब आप आईएएस बन गए हो, आईएएस का जो आपने सपना देखा वो पूरा हो गया है। आईएएस बनने के बाद आपने पढ़ाई करते टाइम क्या सोचा था कि मैं आईएएस बन जाऊंगी तो मैं इन इन चीज़ों में बदलाव करूंगी? आईएएस बनने के बाद कैसी लाइफ अपनी देखना चाहते हो आप? हाँ, मुझे लगता है कि पूरी मेहनत से जिस भी फील्ड में कार्य मिलेगा मैं उसको पूरी मेहनत से करूँगी। कोई नवाचारी प्रयोग हो सकता है तो उसको ज़रूर लागू करने का प्रयास करूँगी। महिलाओं को और बालिकाओं को स्पेशली मेरा ये एक ध्येय रहेगा कि उनके जीवन स्तर पर सुधार के लिए कुछ भी किया जा सके, तो उसके लिए मैं विशेष प्रयास करूँगी। अभी 28 तारीख को प्रीलिम्स होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ 3 या 4 दिन बाकी रह गए हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं अभी? अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, तो बस अपना धैर्य बनाए रखें, साहस बनाए रखें, स्मार्टनेस के साथ अच्छी नींद लेकर के जाएं, एलिमिनेशन अच्छे से करें और ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। आपको देखकर, आपके इस वीडियो को देखकर तमाम जगह आपके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, उनको देखकर बहुत सारे बच्चे प्रेरित होंगे, बहुत सारे बच्चे इंस्पिरेशन लेंगे कि मुझे भी दीदी की तरह आईएएस बनना है, मुझे भी कुछ बड़ा करना है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, नए एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपनी हिम्मत को बनाए रखिए। सभी को इस परीक्षा में कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। सभी की अलग अलग कहानी है, तो आपकी अपनी यूनिक कहानी है, आपकी अपनी यूनिक क्लॉक है। अपने हिसाब से चलिए और अपना मोटिवेशन बनाए रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको आपके इस अचीवमेंट्स के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होगे आप, मोटिवेशन आपको भर भर के इस वीडियो से मिला होगा। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले छात्र लगातार यही सोचते रहते, लगातार उनके बीच में यही बहस होती है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट इस बार कैसे होने वाला है। हिंदी मीडियम को लेकर बहुत डर उनके मन में बने रहते हैं। तो ऐसे ही टॉपर स्टॉक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। आप लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।